आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए डी बुक नाम की एक हॉरर फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 19 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb पर 5.8 रेटिंग मिले हैं। इस फिल्म को 76% लोगों ने लाइक किया है और इस फिल्म में आपको इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत मॉरिशस से होती है, जहां पर मोशे बेन अशर नाम के एक यहूदी व्यक्ति की मौत हो जाती है। यहूदी समुदाय का ये मानना था कि उन्होंने समुदाय के लिए बहुत से अच्छे काम किए थे और उनकी मौत के बाद उनके सारे सामान को एक एंटीक शॉप को दे दिया जाता है। इसी के साथ हमें सैम और माही की कहानी दिखाई जाती है। दोनों ही शादीशुदा हैं और काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल आम सी चल रही होती है कि तभी सैम की नौकरी मॉरिशस में लग जाती है। सैम इंडियन और मॉरिशस गवर्नमेंट के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वैसे तो माही पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन सैम के करियर के लिए वो अपने करियर को छोड़ के उसके साथ आ जाती है। इसके बाद हमें उस एंटीक शॉप का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर मोशे का सामान बेचा गया था। उसी सामान में उनका एक बॉक्स भी था जिससे बहुत ही अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। उस दुकान का मालिक जब अपने एक एम्प्लॉय मसूद को वहाँ पर छोड़ कर जाता है तो वहाँ पर मसूद की मौत हो जाती है। असल में मसूद ने उस बॉक्स को उसी पर लगी एक चाबी से खोल दिया था और जैसे ही वो बॉक्स खुला उसमें से कुछ ऐसा निकला कि जिसने मसूद को जान से मार दिया। अगली सुबह पुलिस वहाँ पर आती है और वो मसूद की लाश को देखती है, लेकिन मसूद की लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि किसी को भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे थी। सैम और माही दोनों को ही मॉरिशस बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सैम जहाँ एक तरफ अपने काम में बिजी हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ माही भी अपने घर को सजाने में लग जाती है। अपने ही घर की इंटीरियर डेकोरेशन करते करते जब वो सामान ढूंढते ढूंढते उस एंटीक शॉप पर पहुंचती है तो वहाँ वो उस बॉक्स को पसंद करती है। दुकान वाले उसे हर तरह की खूबसूरत चीजें दिखाते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है मानो वो बॉक्स उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। माही जब घर पर जाती है और उस बॉक्स को खोलती है तो मानो वो उस बॉक्स से ऑब्सेस हो जाती है। एक एक करके वो उस बॉक्स के अंदर से सामान निकालती है जहाँ उसे कई तरह की अजीब अजीब चीजें मिलती हैं। लेकिन जैसे ही अचानक से वो उस बॉक्स के कंपार्टमेंट को खोलती है उसमें से एक आत्मा निकलती है जो कि उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। उसी रात जब सैम घर लौटकर वापस आता है तो वो देखता है कि पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ है। वो यहाँ वहाँ माही को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे माही कहीं भी नजर नहीं आती कि तभी वो देखता है कि माही घर के एक कोने में बिल्कुल उदास बैठी है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन माही उससे बात तक नहीं करती। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सैम हमेशा की तरह अपने काम पर निकल जाता है। इस बार माही जब अपने घर पर अकेली है तो उसे अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यहाँ तक कि उसे शीशे में एक लड़की भी दिखाई देती है। वो पागलों की तरह इज़रा इज़रा बस एक ही नाम बड़बड़ाई जा रही है। इसी तरह से बड़बड़ाते हुए जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो अपने घर की मेड से टकरा जाती है। वो अपने घर की मेड को अपने साथ हुए हादसे सुनाती है, लेकिन उसकी मेड उस पर भरोसा नहीं करती। उसके साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ वो उस बारे में मेड के साथ साथ अपने पति को भी बताती है। लेकिन जैसा कि इनिशियली हर हॉरर मूवी में होता है, सैम उसकी एक भी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। सैम माही की बातों पर भरोसा तो नहीं करता, लेकिन उसे उसकी बातें सुनकर अजीब जरूर लगता है। रात को जब घर आकर वो सोने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि माही बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रही है। लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है उसे किसी के चलने की आवाज आती है। उसी आवाज का पीछा करते हुए जब वो घर में यहाँ वहाँ भटकने लगता है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो बिल्कुल नीचे वाली मंजिल पर जाकर गिरता है। सैम के एक कलीग ने उसे इंस्पेक्टर रियाज का नंबर दिया था और जैसे ही ये हादसा होता है सैम सीधा रियाज को फोन लगाता है। वो रियाज से कहता है कि उसे शक है कि शायद उसके घर में कोई चोर घुस आया था, लेकिन रियाज उसे इस बात की तसल्ली देता है कि हो सकता है ये कोई जंगली जानवर हो, क्योंकि जिस तरह के इलाके में वो रह रहा है वहाँ पर चोरों का आना बहुत मुश्किल है। सैम आइजैक असल में एक अनाथ बच्चा था जिसे फादर गैब्रियल नाम के एक इंसान ने पाला था। फादर बहुत दिनों से सैम और माही से मिले नहीं थे, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए मॉरिशस आते हैं। फादर गैब्रियल जैसे ही उस घर के बाहर पहुंचते हैं वो ये समझ जाते हैं कि उस घर के साथ साथ माही पर भी किसी काली आत्मा का साया है। अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते करते फादर उस बॉक्स के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उस बॉक्स के पास पहुंचते हैं उन्हें समझते हुए देर नहीं लगती कि ये बॉक्स और कुछ नहीं बल्कि डी बुक है। वो सैम को बताते हैं कि यहूदी समुदाय के लोग इस बॉक्स का इस्तेमाल आत्माओं को कब्जे में करने के लिए करा करते थे, यानी कि इस बॉक्स में एक बहुत ही बुरी आत्मा थी जिसे माही ने आजाद कर दिया था और बहुत मुमकिन है कि अब उस आत्मा ने माही के शरीर पर कब्जा कर लिया है। फादर जब अपने किसी दोस्त की मदद से उस बॉक्स पर लिखे हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाते हैं तो वो कहते हैं कि माही की जान को खतरा है। उन्हें अपने किसी दोस्त से एक रेबाई के बारे में पता चलता है जो कि माही की मदद कर सकते हैं। सैम बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता और वो सीधा रेबाई से मिलने जाता है।
सैम जैसे ही वहां पर पहुंचता है, उसकी मुलाकात रिबाई और उनके बेटे मार्कस से होती है। वो दोनों ही सैम की पूरी बात को ध्यान से सुनते हैं और वो सैम को कहते हैं कि उसकी बीवी को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, क्योंकि डिबुक में कैद आत्माएं सिर्फ ऐसे लोगों के शरीर पर कब्जा करती हैं जिनकी बॉडी और सोल अच्छे से अलाइन ना हो, और माही के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों ही सैम की बातें सुनकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी सैम के फोन पर माही की कॉल आती है। माही सैम को खुशखबरी देती है और उसे कहती है कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि इससे पहले माही का अबॉर्शन हो चुका था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी। इसीलिए सैम यह खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। रिबाई को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि माही प्रेग्नेंट है, उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगती कि उस डिबुक ने और किसी को नहीं बल्कि उन लोगों के बच्चे को पोजेस किया है, यानी माही और सैम के बच्चे के जरिए वो डिबुक इस दुनिया में वापस आना चाहता था। रिबाई अब सैम से कहते हैं कि वो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कोई भी रिबाई डिबुक से लड़ने की कोशिश करता है वो डिबुक का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सैम को ये लगता है कि अब उसकी मुश्किल सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, उसे ये पता चलता है कि रिबाई की मौत हो चुकी है। मार्कस और सैम दोनों को ही ये समझते हुए देर नहीं लगती कि रिबाई की मौत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने डिबुक की आत्मा से पंगा लेने की कोशिश की। सैम अब भी हार नहीं मानता। उसे ये लगता है कि मार्कस ही इकलौता ऐसा इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। हालांकि मार्कस उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करने के अभी लायक नहीं है, लेकिन सैम जिस तरह से बार बार उससे मदद मांगने के लिए आता है, मार्कस ये समझ जाता है कि वो मदद लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो अब मार्कस उसे ये वादा करता है कि जैसे ही वक्त आएगा वो उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा। सैम जैसे ही घर पहुँचता है, वो मार्कस के कहे अनुसार घर से सारे आईने गायब कर देता है, क्योंकि मार्कस का ये कहना था कि आत्माएं जैसे ही मिरर के पास पहुँचती हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। इसी तरह से वक्त बीतने लगता है और माही अपनी प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में पहुँच जाती है। एक रात सैम जब सो रहा था तो वो देखता है कि माही उसके बिस्तर पर नहीं है। उसे ढूंढते हुए जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि माही एक दीवार पर चल रही है, जहां माही के एक हाथ में सैम का आईडी कार्ड है, वहीं दूसरी तरफ उसके हाथ में एक बैग है जिससे खून टपक रहा है। माही जैसे ही सैम पर हावी होने लगती है, वहीं अचानक से वहां पर मार्कस आ जाता है। मार्कस के आते ही माही के हाथों से वो बैग छूट जाता है और उसके बैग में से एक कुत्ते की गर्दन निकलती है। असल में ये कुत्ता उनके पड़ोसी का था, जो माही को देखकर बार बार भौंक रहा था और इसीलिए उसने उसे जान से मार दिया था। मार्कस जब उससे सवाल करता है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो उसे अपना नाम बताता है। यह आत्मा इब्राहिम इजरा नाम के एक इंसान की थी। उस आत्मा का नाम जानने के बाद मार्कस को एक क्लू मिल जाता है और अब वो चाहता है कि वो कहानी की शुरुआत से ये पता करे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत डिबुक से करता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि ये डिबुक मोशे बिन अशर के घर से आया था। उनके घर को यहूदी कम्युनिटी के द्वारा सील कर दिया गया था, इसीलिए जैसे ही मार्कस उस घर में पहुंचते हैं, एक लड़का वहां पर उन्हें रोक देता है। मार्कस उसे पैसे देकर वहां से भेज जरूर देते हैं, लेकिन तभी उस लड़के की बॉडी पोजेस हो जाती है। वो लड़का मार्कस को बार बार वहां पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्कस उस किताब को ढूंढ ही लेता है जिसमें उस डिबुक की कहानी लिखी हुई थी। इसके बाद हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम नोरा नाम की एक लड़की को इजरा इब्राहिम के साथ देखते हैं। नोरा एक क्रिश्चियन लड़की थी, तो वहीं दूसरी तरफ इजरा इब्राहिम एक यहूदी लड़का था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन इजरा के पिता याकूब को उन दोनों का ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। याकूब वैसे तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन अगर धर्म की बात करें तो वो एक कट्टर यहूदी था। इजरा कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि उसके पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो और नोरा मिलते रहे और एक रोज नोरा प्रेग्नेंट हो गई। याकूब को जब उन दोनों के इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने इजरा को घर में बंद करके रख दिया। नोरा वैसे तो कई महीनों तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसीलिए वो इस सच को अपने घर वालों से ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाई। उसके घर वालों ने उससे बार बार ये पूछने की कोशिश की कि आखिर ये बच्चा किसका है, लेकिन फिर भी नोरा ने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक रोज नोरा ने इजरा के लिए आखिरी खत लिखा। जैसे ही ये खत इजरा के पास पहुंचा, उसने उसका जवाब ना में दिया। उसने नोरा को एक खत लिखा और उसने उस खत में कहा कि वो नोरा से प्यार तो जरूर करता है, लेकिन वो दोनों मिल नहीं सकते। उस खत के मिलते ही नोरा इतनी ज्यादा टूट गई कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन उसके मरने के बाद ये खत उसके पिता के हाथ लग गया और उन्हें इजरा की करतूत के बारे में पता चला। नोरा के पिता ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर इजरा को बहुत बुरी तरह से मारा और डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब के बाद वो कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। क्योंकि याकूब एक तांत्रिक था, इसलिए उसने तंत्र विद्या से उसके लिए एक डिबुक बनाया। उसे सब लोगों को धोखा देने के लिए इजरा का झूठा अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसके शरीर को समंदर के बीचों बीच फेंक दिया ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। उसने जैसे ही इजरा का डिबुक बनाया, उसने उसके साथ एक श्राप भी जोड़ दिया
डिबुक बनाने के साथ साथ उसके पिता ने उसके डिबुक के साथ एक श्राप भी जोड़ दिया और इस श्राप के अनुसार जैसे ही इस आइलैंड का आखिरी यहूदी मरेगा उसके बाद एजरा की आत्मा ऐसे किसी इंसान को काबू में करेगी जो इस पूरे आइलैंड को बर्बाद करने की ताकत रखता हो। मार्कस जैसे ही ये पढ़ते हैं उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगती कि जो भी लड़की की आत्मा माही को दिख रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि नौरा की आत्मा थी और वो माही को बार बार इसलिए दिख रही थी क्योंकि वो उसे एजरा से बचाना चाहती थी। इंस्पेक्टर रियाज अहमद जो कि वो डॉग वाला केस हैंडल कर रहे हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि माही ने ही उस डॉग को मारा था। मार्कस और फादर गैब्रियल जैसे ही रियाज से बात करते हैं और उसे पूरा मामला समझाते हैं तो वो भी उन लोगों का इस प्लान में साथ देता है। मार्कस को वैसे तो इस बात पर पूरा भरोसा था कि किताब में लिखी हुई कहानी बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी उस कहानी को कंफर्म करने के लिए वो एजरा की कब्र खुदवाता है। कब्र को खोदने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि उस रोज जिस इंसान को दफनाया गया था वो एजरा नहीं था। इसके बाद एक्सोर्सिज्म का रिचुअल शुरू किया जाता है और हमें ये पता चलता है कि जिस इंसान को बांधा गया है वो और कोई नहीं बल्कि सैम है और सैम को उस वक्त पकड़ा जाता है जब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रात के वक्त जाता है। यानी कि जिस इंसान के पास इस पूरे आइलैंड को खत्म करने की ताकत थी वो और कोई नहीं बल्कि सैम ही था। यानी कि उस रात सैम ने जब माही को सड़क पर अकेले चलते हुए देखा था तो ये जाल था जिसमें कि सैम को फंसाया जा रहा था। एजरा की आत्मा सैम को उसी रोज न्यूक्लियर पावर प्लांट में ले जाती, लेकिन मार्कस ने उनका रास्ता रोक लिया था। शुरुआत में माही ने जब उस डिबुक के बॉक्स को खोला था तो उस आत्मा ने उसके बच्चे को पोजेस किया था, लेकिन जैसे ही उसने सैम का आईडी कार्ड देखा तो उसे ये पता चल गया कि सैम ही उसका असली शिकार है, क्योंकि डिबुक की आत्मा ऐसे किसी इंसान को पोजेस कर सकती है जिसकी स्पिरिट और बॉडी अच्छे से अलाइन ना हो। इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए मार्कस ने फादर गैब्रियल से बात की थी, जहां फादर गैब्रियल ने मार्कस को ये बताया था कि सैम के माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। ये वक्त सैम की जिंदगी का सबसे डरावना वक्त था और इन दिनों में वो बहुत डार्क फेज में था और किसी से बात तक नहीं किया करता था। सैम की जिंदगी में माही के अलावा और कोई भी नहीं था, इसीलिए माही की प्रेगनेंसी के दौरान उसने जब माही को इस हालत में देखा तो वो वापस उसी स्टेट में चला गया और डिबुक की आत्मा के लिए उसे इस टाइम पर पोजेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक्सोर्सिज्म के वक्त सैम को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। माही जब सैम को इस हालत में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसके पास चली जाती है। एजरा की आत्मा उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो सैम की बॉडी में है इसीलिए उसे माही की और उसकी यादें साफ दिखाई देती हैं। जब एजरा सैम और माही को एक साथ देखता है तो उसके मन में भी नौरा की यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। इसी दौरान मार्कस अपना रिचुअल जारी रखते हैं और उसे डिबुक के बॉक्स में वापस कैद कर देते हैं। एक्सोर्सिज्म खत्म होने के बाद रियाज और मार्कस उस डिबुक के बॉक्स को ठीक वहीं पर फेंक देते हैं जहां पर एजरा की लाश को फेंका गया था। उन लोगों को इस आत्मा से शांति मिल जाती है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस फिल्म की कहानी बहुत यूनिक थी, लेकिन इसे और भी बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था। जैसे कि जो मेरी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इमरान हाशमी के कैरेक्टर को बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है जैसा कि उनकी यूजुअल मूवीज में उनके कैरेक्टर को दिखाया जाता है। यानी कि अगर इस मूवी को देखने के दौरान हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। दूसरा, इस फिल्म में दिखाए हुए सीन्स पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि माही और सैम एक दूसरे को इस बात पे कन्विंस कर रहे हैं कि उन्हें मॉरिशस क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, तो सैम बहुत ही सिली एक्सक्यूजेस देता है कि करियर तो वो वहां भी स्टार्ट कर सकती है। और जब माही उसे ये कहती है कि इंटरकास्ट मैरिज की वजह से उसके माता पिता उससे बात नहीं करते, तो सैम उसे कहता है कि बच्चा कर लेते हैं, उसके बाद बात करने लग जाएंगे। ये बहुत ही घिसी पिटी लाइनें जो कि आपको हर सीरियल में सुनाई देंगी, आपको यहाँ भी वही सब देखने को मिलने वाला है। अगर मैं आपको इस फिल्म का ओवरऑल रिव्यू देती हूँ तो मुझे एक भी कैरेक्टर की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं लगी कि जिसको देखकर मैं वाव बोलूं। ऑल्दो जब फिल्म की शुरुआत में मसूद की मौत होती है, ये वो सीन है जिसमें आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, बट वो भी सिर्फ तब अगर आप 12 साल से नीचे हो। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपका इस फिल्म के बारे में क्या मानना था। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।